हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक क्लास। हम इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट क्या कर दिया, हमने स्कोप एंड मेथोडोलॉजी कवर किया है। हमने उसके बाद आपकी स्टार्ट की है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड डियर फ्रेंड्स, ये स्टार्ट कर लिया हमने। इसमें हमने कवर कर लिया है डिमांड, हमने इसमें पढ़ लिया है डिमांड शेड्यूल, हमने डिमांड कर्व देख ली, हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है वो देख लिया है डियर फ्रेंड्स। हमने आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्योरली कवर की हुई है, इसके टाइप्स, इसकी डिग्रीज सारी कवर कर ली हैं, इसके फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड। इसके अलावा हमें कंज्यूमर जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड जो है, इसमें हमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखना है। इसमें हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखना है, प्लस इसमें हमें सप्लाई साइड भी देखना है, इसमें हमें सप्लाई साइड भी देखना है। हमने इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कवर कर लिया है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, वाई डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड, इस डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड करो क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड, what is the elasticity of demand, what are the types of elasticity of demand, what are the different degrees of price elasticity of demand and what are the types, उनको thoroughly हमने पढ़ने की कोशिश की है। तो आज हम कंज्यूमर बिहेवियर में जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो पढ़ने हैं, इससे पहले हम आज सप्लाई को डियर फ्रेंड्स पढ़ेंगे। सप्लाई साइड को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे माइंड में, सो दैट कि जब हम मार्केट्स को आगे आने वाले टाइम में पढ़े, कॉस्ट उसको पढ़े, तो हमें इशू नहीं होगा। सो आज इस लेक्चर में हम सप्लाई को पढ़ने वाले हैं। लेट अस बिगिन डियर फ्रेंड्स। आज समझते हैं कि सबसे पहले सप्लाई किसे कहते हैं, उसके बाद हम सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व देखेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई देखेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम देखेंगे, अगर नहीं तो वी विल कवर दैट इन द अनदर लेक्चर। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट डू वी मीन बाय सप्लाई इन इकोनॉमिक्स? सप्लाई किसे कहते हैं? आपने डिमांड पढ़ी है, डिमांड आपकी समझ में अब है, आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप जाके पहले देख लें प्लेलिस्ट में, तो आपकी सप्लाई को समझते हैं। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी डियर फ्रेंड्स, इट रेफर्स टू क्वांटिटी डियर फ्रेंड्स, इस पे स्ट्रेस मैं कर रहा हूँ, ऑफ अ कमोडिटी। Supply refers to quantity of a commodity which a producer or a seller are willing to produce or offer for a sale at a particular price dear friends in a given market at a particular time period। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम? सप्लाई एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी ऑफ व्हाट? कमोडिटी। ये वो कमोडिटी की क्वांटिटी होती है जो एक सेलर, बेचने वाला या प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूसर तैयार है, ही इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करने के लिए, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, ऑफर करने के लिए, सेल के लिए, बेचने के लिए तैयार है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस विच इज़ इन दैट पर्टिकुलर प्राइस, जो उस वक्त मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस होगी, बी दैट के 10 रुपये, 10 रुपये पे वो पेन बेचने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर मार्केट में और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डियर फ्रेंड्स। अगर आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो एक सेलर या प्रोड्यूसर विलिंग होता है, तैयार होता है ऑफर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए टू द कंज्यूमर, टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन मार्केट प्राइस, जो उस वक्त एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे गिवन मार्केट प्राइस हो, उस वक्त वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। मान के चलिए कि पेन की मैंने आपको बता दी, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पेन, अगर इसकी मार्केट प्राइस 10 है तो 10 पे ये प्रोड्यूसर, इस 10 रुपीज़ पे प्रोड्यूसर इस पेन को बेचना चाहता है, इस पेन को बनाना चाहता है उसी टाइम पीरियड में, और ये तैयार भी है इसके लिए। इस 10 रुपये में अगर ये पेन बेचेगा, इसको प्रॉफिट मिलने वाला है, इसकी आमदनी भी होगी और इसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है, तो ये तैयार होगा इस 10 रुपये पे। दिस इज़ कॉल्ड सप्लाई। वंस अगेन,
मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, सप्लाई क्वांटिटी है एक कमोडिटी की, एक कमोडिटी का पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, जो एक प्रोड्यूसर या सेलर तैयार है, ही इज़ विलिंग हिमसेल्फ टू प्रोड्यूस और सेल फॉर द सेल, टू ऑफर फॉर द सेल दिस पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये प्राइस विजावी द प्राइस हम सप्लाई को देखते हैं, किस प्राइस पे, जो उस वक्त मार्केट प्राइस हो, और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम इसे कंसिडर करते हैं सप्लाई को। क्यों? क्योंकि अगर टाइम को हम वेरिएबल रखेंगे, आगे पीछे देखेंगे, तो शायद इस प्राइस में ऊपर नीचे प्राइस चेंज होता रहता है। हम मान के चलते हैं इस वक्त ये 10 पे पेन बेचना चाहता है, इस पर पेन ये बनाना चाहता है, ये तैयार भी है, इसका मुनाफा भी होने वाला है, इसे प्रॉफिट भी मिलने वाला है, सेलर तैयार है, प्रोड्यूसर तैयार है सप्लाई करने के लिए। हम प्रोड्यूसर साइड सप्लाई में देखते हैं, ये आपको याद रखना है, और डिमांड में हम कंज्यूमर साइड देखते हैं कि कब वो डिमांड करने जाता है, कब वो कंज्यूम करने जाता है, किस प्राइस पे करने जाता है, कब वो बिलिंग होता है। लेकिन सप्लाई में हम प्रोड्यूसर साइड देखते हैं डियर फ्रेंड्स। और अब ये पेन जो है प्राइस 10 पे ये बेचना चाहता है, ठीक है, लेकिन अब इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हमने कंसिडरेशन में क्यों लिया है? मान के चलिए कि थोड़े टाइम के बाद इस पेन की प्राइस डिक्रीज़ हो के 10 से 8 हो गई है, ये 8 पे पहुंच गई है डियर फ्रेंड्स। अब शायद ये प्रोड्यूसर इस प्राइस पे ये पेन बेचना नहीं चाहेगा, शायद क्यों नहीं बेचना चाहे? क्योंकि शायद इस 8 पे इसका मुनाफा नहीं होगा, विच मीन्स ही प्रोड्यूसर मे नॉट बी विलिंग टू प्रोड्यूस और सेल पेन एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर पेन या पर यूनिट, ठीक है डियर फ्रेंड्स। विच मीन्स व्हाट डू वी मीन बाय सप्लाई? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर और अ सेलर इज विलिंग टू प्रोड्यूस और he is offer for sale at a particular given price in a given market at a particular time period dear friends। ठीक है, सप्लाई हमें समझ में आ गई है। तो क्या समझ में यहाँ से आ गया? हमें सप्लाई में समझ में आ गया, सप्लाई एक डिजायर्ड क्वांटिटी है, which means it's a particular quantity which a supplier is willing to supply, which a desired quantity means which a supplier और seller और प्रोड्यूसर एक ही नाम है सबके, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस, राइट, इज़ विलिंग टू सप्लाई, इज़ विलिंग टू सेल एट द गिवन मार्केट प्राइस। और सप्लाई ऑलवेज एक्सप्लेन कहाँ से की जाती है? विद रेफरेंस टू प्राइस। जितनी मार्केट में प्राइस होगी उतनी ही हम सप्लाई, उसी हिसाब से सप्लाई चेंज होती रहती है, हमें ये देखना पड़ेगा, बिकॉज सप्लाई इज़ ऑलवेज एक्सप्लेन्ड, और सप्लाई हमेशा विज़ावी द मार्केट प्राइस देखी जाती है, विच मीन्स कि प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए हम एक प्रोड्यूसर या सेलर या एक सप्लायर प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है या सेल करता है किसी भी पर्टिकुलर डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को, ठीक है। और टाइम पीरियड ओबियसली ऊपर वाली डेफिनेशन में हमें समझ आया, टाइम पीरियड जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेल ऑफर की जाती है। क्यों हम टाइम पीरियड कंसिडरेशन में लेते हैं आप यहाँ देख लें, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। व्हाट हैपन्स कि अगर हम टाइम पीरियड को पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कंसिडरेशन में ना ले लें, तो यहाँ तक सप्लाई की डेफिनेशन हमें समझ आई कि सप्लाई किसे कहते हैं, और हमें समझ आया कि सप्लाई की डेफिनेशन में किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है डियर फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जो ये सप्लाई में अभी आपको बता रहा था कि सप्लाई एक प्रोड्यूसर या सेलर इज विलिंग टू सप्लाई अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, राइट, एट ए गिवन मार्केट प्राइस इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इस सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का, दिखाने के कुछ तरीके हैं। एक है टेबल के थ्रू, जब हम इसी सप्लाई को दिखाएंगे, सप्लाई मतलब किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाई हुई, जब हम इसे थ्रू टेबल दिखाएंगे तो उसे हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। और जब हम इसी सप्लाई को किस प्राइस पे एक प्रोड्यूसर या सेलर कितनी क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, किस प्राइस पे प्रोड्यूसर सेलर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो है वो ऑफर करेगा फॉर सेल या प्रोड्यूस करेगा, इसको हम जब एक ग्राफ से दिखाते हैं या कर्व से दिखाते हैं, उसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। ये एक बेसिक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं, सप्लाई कर्व किसे कहते हैं। मैंने इससे पहले डेफिनेशन ऑफ सप्लाई आपको बताया, व्हाट डू वी मीन बाय सप्लाई, तो वो आप जहन में रखें, तब जाके सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई की जो प्रेजेंटेशन हम करते हैं थ्रू टेबल, सप्लाई शेड्यूल आप समझेंगे। और सप्लाई जो है अब वो जो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है, इसकी जो हम प्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ करते हैं, करो करते हैं, उसे हम सप्लाई करो कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ देख लेते हैं सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं। सप्लाई शेड्यूल शोज अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, जब हम टेबल बना के एक सप्लाई को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
राइट, टेबलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए बने रही। मैं अभी आपको कह रहा था कि सप्लाई को जब हम प्रेजेंट करें, और यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई लिखा, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। आप याद रखें कि जब सप्लाई को हम विजावी द प्राइस, कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक प्रोड्यूसर, सेलर या सप्लायर सप्लाई करना चाहता है, ही इज़ विलिंग एट द मार्केट प्राइस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जितना वो सप्लाई करना चाहता है डियर फ्रेंड्स, सप्लाई करना चाहता है, जब हम उसे थ्रू टेबल दिखाएं तो उसे हम कहते हैं शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल शोज अ टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट that a seller is willing to sell at different prices of that product in a particular time period। यहाँ नहीं भूलना है, in a particular PARTICULAR in a particular time period dear friends। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सो शेड्यूल का सप्लाई शेड्यूल क्या है, हमारा एक टेबल है जिसमें हम दिखाते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी जो है, ऑफ अ प्रोडक्ट जो एक सेलर विलिंग है टू सेल एट डिफरेंट प्राइस एट मार्केट प्राइस, जब हम उसी को थ्रू टेबल दिखाते हैं उसे हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। राइट, थोड़ा आगे चलिए मेरे साथ। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसी सप्लाई शेड्यूल की, इसी सप्लाई शेड्यूल को या इसी सप्लाई की हम बात कर रहे थे, इसको हम थ्रू अगर ग्राफ दिखाएं, थ्रू कर्व दिखाएं, उसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। राइट डियर फ्रेंड्स, सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारा एक जो प्रोड्यूसर होता है, जब हम एक प्रोड्यूसर की बात करें तो वो हमारा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, वो हमारा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, और इसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की जब हम सप्लाई किस मार्केट प्राइस पे ये तैयार होगा, कितनी क्वांटिटीज़ ऑफ़र करने के लिए इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जब हम उसको उसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सप्लाई को हम थ्रू टेबल प्रेजेंट करेंगे तो उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इसी तरह से अगर हम इसी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को फिर थ्रू कर्व दिखाएंगे तो उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहते हैं। राइट, सप्लाई कर्व कहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमारा क्या है, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई करो। और दूसरा क्या हमारे पास होता है, जब हम मार्केट में अगर हम मान के चलें फॉर आवर कन्वीनियंस, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, हम फॉर आवर कन्वीनियंस टू ले लेते हैं, देयर आर टू सेलर्स। राइट, दो ही सेलर हैं, और जब हम इन दोनों सेलर्स की एक साथ कितना ये सप्लाई करना चाहते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटीज़ कमोडिटी की। ठीक है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज़ किस अलग अलग प्राइसेस पे ये ऑफ़र करना चाहते हैं। मान के चलिए आप ₹1 में एक मैच बॉक्स देते हैं और आप ₹2 पे 2 मैच बॉक्स देंगे, विच मीन्स हम मैच बॉक्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रही है एट द विज़ावी द प्राइसेस, इन रिलेशन टू द प्राइसेस। ठीक है, जब हम इन सारे प्रोड्यूसर्स की या सेलर्स की जो सप्लाई है इनका समेशन करके सबकी सप्लाई जो है कंसिडर करते हैं, तब जब इनका शेड्यूल हम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू इनकी सारी सप्लायर्स की जो मार्केट में सप्लायर हैं उन सारी सप्लायर्स की जो सप्लाई है हम थ्रू टेबल दिखाएंगे, तो हम उसे डियर फ्रेंड्स क्या कहते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और अगर इनकी यही सप्लाई सबकी मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स की सप्लाई थ्रू करो या ग्राफ दिखाने की कोशिश करें तो हम उसे मार्केट सप्लाई कर्व कहते हैं। राइट, तो आइए थोड़ा और समझते हैं। इंडिविजुअल हमने अब तक समझा है सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं और सप्लाई कर्व किसे कहते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व किसे कहते हैं, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व किसे कहते हैं। थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे देख लेंगे, परेशानी कोई नहीं है। तो क्या है, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्मों की होती है। एक है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की, आगे और पढ़ने वाले हम। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमारी दूसरी होती है, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। राइट डियर फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ देख लेते हैं एक एक करके कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या क्या होता है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल डियर फ्रेंड्स refers to supply schedule. Individual supply schedule refers to supply schedule or table that represents different quantities of a commodity or product supplied by an individual seller, क्योंकि हम इंडिविजुअल एक सप्लायर की बात कर रहे हैं।
सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल सेल एट डिफरेंट प्राइसेस डियर फ्रेंड्स। और ये आपका सप्लाई शेड्यूल है। आइए देखते हैं क्या बताता है। सप्लाई शेड्यूल बता देता है कि अगर प्राइस ऑफ मिल्क ये पर लीटर है और रुपीज़ में हमने इसे कंसिडर किया है, ठीक है, प्राइस ऑफ मिल्क हम कंसिडर कर रहे हैं ये है, और क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये है, राइट। अगर प्राइस ऑफ मिल्क 10 रुपीज़ है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं 1000 पर मीटर, हम 10,000 पर लीटर इन अ डे, ठीक है, लीटर्स में है हम दे रहे हैं। अगर प्राइस 10 है तो हम 10 दे रहे हैं, ठीक है, हम 10 जो है मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, और ये 1000 पर डे इन लीटर्स है, ठीक है, 10,000 पर डे करने, राइट। अगर इसकी सप्लाई जो प्राइस है इसी मिल्क की ये इंक्रीज़ हो जाती है, 10 से ये 12 हो जाती है, तो ऑब्वियसली जितना मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ होगा सप्लायर जो है उतना ज़्यादा सप्लाई करेगा। क्यों? सप्लायर को जितना पैसा अपने प्रोडक्ट के लिए मिलेगा, अपनी कमोडिटी के लिए मिलेगा, उतना ज़्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, उसका मुनाफा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट आप याद रख लें। दैट इज़ वाई कि अगर 10 से ये प्राइस इस मिल्क का 12 रुपये हो गया है, दूध का 12 रुपये हो गया है, तो अब प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है मार्केट में? वो 15 कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो है 10 से बढ़ा के वो 15 कर रहा है। इसी तरह से थोड़ा और देख लेते हैं। अब अगर प्राइस और बढ़ जाता है, 12 से 14 हो जाता है दूध का प्राइस, तो प्रोड्यूसर और बनाएगा। प्रोड्यूसर 20 डियर फ्रेंड्स जो ऑफ मिल्क है वो सप्लाई करेगा, यूनिट्स ऑफ मिल्क ले लें। और 16 अगर प्राइस और राइज हो जाता है, ये प्राइस राइज ही हो रहा है और सप्लाई और बढ़ेगी, तो हमें इस टेबल से क्या समझ में आता है? समझ में आता है जो इंडिविजुअल सेलर है ही इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, ठीक है, एट 10 रुपीज़ प्राइस, एंड ही इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस और सेल और ऑफर इन द मार्केट 15 यूनिट्स ऑफ मिल्क, 15 पैकेट्स आप यहाँ ले लें, ये यहाँ 15 पैकेट्स ले लें, कुछ कर दें अपने हिसाब से, ठीक है, 15 पैकेट्स ऑफ मिल्क एट 12 रुपीज़, और 20 एट 14 रुपीज़, एंड 25 ही इज़ विलिंग टू ऑफर एट 16 रुपीज़, विच मीन्स दीज आर द डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ, जो यहाँ आप पढ़ रहे हैं, डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ मिल्क एट डिफरेंट प्राइसेस अ सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई इन द मार्केट। और एक और रिलेशनशिप हमें देखने को मिली, जितना प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई उतनी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो सप्लायर है उसके लिए ये प्रॉफिटेबल हो जाता है हाई ज़्यादा पैसे पे बेचना, क्योंकि उसका मुनाफा ज़्यादा होता है। जब हम इसी रिलेशनशिप को एक टेबल के थ्रू दिखा रहे थे, समझ रहे थे डियर फ्रेंड्स, तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में डियर फ्रेंड्स आया कि हम उसे सप्लाई शेड्यूल कहते हैं, राइट। इसी सप्लाई शेड्यूल को अगर हम एक ग्राफ में कन्वर्ट करें, एक ग्राफ में कर्व में कन्वर्ट करें, तो हम उसे सप्लाई कर्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं सप्लाई कर्व के थ्रू इसी रिलेशनशिप को कैसे दिखाया जा सकता है। ये आपका वाई एक्सीस है, यहाँ आइए ग्राफ की ओर देखिए, ये आपका वाई एक्सीस है, और यहाँ से आप प्राइस मेजर करते हैं। ये आपका हॉरिजेंटल एक्सीस है, एक्स एक्सीस। यहाँ से आप क्वांटिटी सप्लाइड जो है, कितनी एक इंडिविजुअल सेलर क्वांटिटी सप्लाई करेगा एट डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट, यहाँ से आप क्वांटिटी सप्लाई ये मेजर करते हैं। आपकी प्राइस 10 थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और 10 पे आप 5 क्वांटिटीज़ जो है, 10 पे आप 5 क्वांटिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। प्राइस बढ़ के 10 से 12 हो गया, ये प्राइस बढ़ गया 12 हो गया। आप अब 12 पे 10 क्वांटिटीज़ डियर फ्रेंड्स जो है ऑफ़र कर रहे हैं, प्राइस और बढ़ गया, प्राइस और बढ़ गया। आप अब 15 क्वांटिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, प्राइस और 16 पे बढ़ गया, आप 20 क्वांटिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। विच मीन्स डियर फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आपकी कर्व बनेगी वो आपकी सप्लाई कर्व है। यहाँ 2 चीज़ें आपने याद रखी, एक जितना प्राइस इंक्रीज़ हुआ आपकी सप्लाई बढ़ी, एक विच मीन्स देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और आपने जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, आपकी एक सप्लाई कर्व बनी है, विच इज़ सप्लाई कर्व विच इज़ upward sloping from left to right, which is upward sloping from left to right। और डियर फ्रेंड्स यहाँ आप देख ले, ये आपकी सप्लाई कर्व है, ये आपकी सप्लाई कर्व है। तो सप्लाई कर्व भी यहाँ पे हमें समझ में आ गई। रिकैप अ बिट
ओके फाइन। सप्लाई शेड्यूल एक टेबल है जो हमें दिखाता है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ एक प्रोडक्ट की, जहाँ पे मिल्क का हम केस ले रहे थे, जब हम देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ मिल्क एक प्रोड्यूसर सेल करना एक ऑफ़र कर सकता है मार्केट में, करना चाहता है, विलिंग टू ऑफ़र फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। जब हम इसी को थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को, इसी रिलेशनशिप को थ्रू टेबल दिखाएंगे, उसे हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। जब हम उसे थ्रू ग्राफ दिखाएंगे, उसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। और कुछ रिलेशनशिप्स हमने देख ली हैं कि प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, विच मीन देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइस एंड सप्लाई। सप्लाई क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रॉफिटेबल सप्लायर के लिए होता है हायर प्राइस पे बेचना, राइट। और सप्लाई करो क्या है, हमने देखा ये अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर, हमने देखा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व देखते हैं। जब भी अब मैं शेड्यूल कहूँगा तो आपके जहन में टेबल आना चाहिए, और कर्व तो एक ग्राफ जहन में आनी चाहिए। आइए देखते हैं कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू a schedule or a table that represents different quantities of a product that all the suppliers, dear friends, in the market, वहाँ क्या था, एक इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल के केस में यहाँ ऑल द सप्लायर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस। उसका क्या मतलब हुआ, जब अलग अलग क्वांटिटीज़ एक कमोडिटी के, एक प्रोडक्ट के बेचना चाहती हूँ, सप्लाई करना चाहती हूँ सारे सेलर मार्केट में और अलग अलग प्राइसेस पे, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जब हम उसी को एक टेबल के थ्रू दिखाते हैं, हम उसे सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। तो हमारा सप्लाई शेड्यूल मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट क्यों है, क्योंकि सब सेलर्स का हम की सप्लाई देख रहे हैं कि वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। एग्जांपल ले लें, ये हमारा सप्लाई शेड्यूल हो गया, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्यों, आइए देखते हैं। ये यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइस लेते हैं, और प्रोडक्ट हमारा मान के चलिए एक्स प्रोडक्ट है, और प्राइस क्या है, पहले 100 हो जाता है, फिर बढ़ के 200 हो जाता है, फिर 300 हो जाता है, फिर 400, ठीक है। ये प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये मार्केट में प्राइस है, अलग अलग प्राइस अलग अलग टाइम पीरियड पे, राइट। ये इंडिविजुअल सप्लाई है, ये ए प्रोड्यूसर की सप्लाई है, ये बी सेलर की सप्लाई है, सी सेलर की सप्लाई है, और ये टोटल सप्लाई है। किस तरह से आती है मैं आपको बताता हूँ। प्रोड्यूसर ए जो है ये 100 पे कमोडिटी एक्स के 750 यूनिट्स देने के लिए तैयार है। प्रोड्यूसर बी 500 ही देने के लिए तैयार है, और प्रोड्यूसर सी 450 ही देने के लिए तैयार है। 450 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी 100 रुपये में देने के लिए ये कौन कितनी क्वांटिटी बेच रहा है 100 रुपये पे, ए 100 रुपये पे 750 क्वांटिटीज़ बेच रहा है ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ मैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ के लिए लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ऑफ में ना रहे, ठीक है। इसी तरह से 200 जब हो जाता है तो इसी कमोडिटी का के पीसेस जो है, यूनिट्स जो है 800 एक ऑफ़र कर रहा है, वो 200 में 800 पीसेस आपको एक कमोडिटी एक्स के दे देगा। लेकिन जो बी है वो आपको 750 में ही दे देगा, और जो सी है वो आपको सिर्फ 500 ही यूनिट्स 200 में दे देगा। इसी तरह से यहाँ भी केस हो रहा है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ ऑफर कर रहे हैं अलग अलग सप्लायर, ये कमोडिटी लेकिन एक ही है, एक्स कमोडिटी, राइट। तो मार्केट सप्लाई किस तरह से निकलती है, जब हम इन सब की सप्लाई का समेशन ले लेते हैं तो हमारी मार्केट सप्लाई निकल के आती है। क्योंकि हम इज्यूम करके चल रहे हैं, एग्जम्पशन ये है कि हमारे मार्केट में 3 ही सप्लायर हैं, ए बी एंड सी, और 3 ही सप्लायर जितना सप्लाई करते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस, हमारी मार्केट सप्लाई निकलती है। इसका समेशन कीजिए तो मार्केट सप्लाई आपकी आती है, विच मीन्स कि ये टोटल सप्लाई है मार्केट सप्लाई एट, दिस इज द मार्केट सप्लाई एट दिस प्राइस इन द मार्केट, राइट। सिमिलरली दिस इज द मार्केट सप्लाई एट दिस प्राइस, और किन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने क्या क्या ऑफर किया है, कितनी क्वांटिटीज़ ऑफर किया है एट दिस प्राइस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे है। जब हम डियर फ्रेंड्स इसी शेड्यूल को रिप्रेजेंट थ्रू ग्राफ करेंगे तो हमारी ग्राफ यहाँ आपके राइट बॉटम कॉर्नर में आप देख लें कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। ये आपकी मार्केट डिमांड कर्व है, क्या बताती है कि अगर आपका प्राइस 100 रुपये है, यहाँ से हम प्राइस मेजर करते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था, और यहाँ से क्वांटिटी सप्लाइड, सारे जो हमारे ए बी सी ने पूरे मार्केट में जितनी भी सप्लाई सेलर्स ने की है, जितने भी सेलर हैं वो हम यहाँ से मेजर करेंगे, क्योंकि हम मार्केट सप्लाई बना रहे हैं। प्राइस 100 है तो टोटल मार्केट सप्लाई कितनी है 1700। इसी तरह से सप्लाई प्राइस इंक्रीज़ होकर 200 चली गई तो सप्लाई बढ़ गई, प्राइस और बढ़ी, सप्लाई और बढ़ी, प्राइस 400 पे पहुंची, सप्लाई 2600 पे पहुंची। जब हम इन्हीं पॉइंट्स को
कनेक्ट करते हैं तो वी गेट अ कर्व विच इज़ मार्केट कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। और मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? ये अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग। और अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है देयर इज़ अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कोई कन्फ्यूजन तो लिख दीजिए डियर फ्रेंड्स। अब आपको बता देते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो हमारी सप्लाई है, जो मैंने आपको बताया कि विद रेफरेंस टू प्राइस इसे देखा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, विच मीन्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई भी हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक प्रोड्यूसर सब प्राइस को देखकर ही, सेलर प्राइस को देखकर ही बेचता है या नहीं बेचता, कम बेचता है, ज़्यादा बेचता है। ठीक है, हमारी सप्लाई जो है ये डिटरमाइन होती है या इम्पैक्ट होती है बहुत सारी चीज़ों से। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ प्राइस। मैं आपको छोटी एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर और चीज़ें देखेंगे। प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी, वो आपके लिए महंगा हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए वो क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। जितने ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा उतना उसका मुनाफा है, तो वो सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ा देता है, राइट। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाता है तो शायद सप्लायर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, वो सप्लाई कम कर देता है। तो यहाँ हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप है सप्लाई और प्राइस में। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जब प्राइस चेंज हो रहा है, जब प्राइस चेंज हो रहा है, सप्लाई भी चेंज हो रही है, तो इसे हम डिटरमेंट कहते हैं। प्राइस को हम डिटरमेंट ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे डिटरमेंट्स ऑफ सप्लाई है। ये प्राइस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारी सप्लाई चेंज होती है या सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं यहाँ देख लीजिए। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी किस किस से चेंज हो जाती है? वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से चेंज हो जाती है, जो मैं आपको अभी बता रहा था। और किससे चेंज हो जाती है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से चेंज हो जाती है डियर फ्रेंड्स। जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है उनका अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हमारी सप्लाई चेंज होगी। और अगर एक मार्केट में फर्म्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, अगर ये बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी, इससे भी सप्लाई चेंज होगी। ये ऊपर जाएगी सप्लाई या नीचे आएगी, हम ये देखने वाले हैं। और कौन सा डिटरमेंट है? डिटरमेंट ऑफ सप्लाई। और विच इफेक्ट सप्लाई, फैक्टर दैट इफेक्ट्स सप्लाई और चेंजेस सप्लाई, वो है गोल ऑफ द फर्म। जिस हिसाब से फर्म का गोल होगा उसी हिसाब से सप्लाई उसकी चेंज होती रहेगी। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है और इनका प्राइस जब क्या, कौन कौन से आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ आप याद रखिए, आपका लैंड। सो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कंफ्यूज मत हो जाइए, आगे डिटेल में आपको बता देने वाला हूँ, अच्छे से समझेंगे। यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सप्लाई भी चेंज होगी। जब एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस के आने वाले वक्त में क्या एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस रहने वाला है, ये बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, हम स्पेकुलेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। और प्रोड्यूसर जब अंदाज़ा लगाते हैं कि प्राइस कम होने वाला है इसका आने वाले टाइम में, इस पर्टिकुलर गुड एक्स मान लीजिए, इसका प्राइस कम होने वाला है, तो सप्लाई भी कम होती है, मतलब सप्लाई चेंज हो जाती है। इसी तरह से गारमेंट की जब पॉलिसी आती है, किस हिसाब की पॉलिसी होगी उसी हिसाब से सप्लाई चेंज हो जाती है डियर फ्रेंड्स। इनको हम डिटरमेंट्स ऑफ क्या कहते हैं? डिटरमेंट्स ऑफ सप्लाई कहते हैं डियर फ्रेंड्स। उसका क्या मतलब हुआ? दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट सप्लाई। आइए इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले इनको डिटेल में पढ़ें। यहाँ कुछ सप्लाई फंक्शन भी लिखी है और यहाँ कुछ और भी लिखा है, ये भी आपको बता देता हूँ। सप्लाई फंक्शन क्या स्टडी करती है? रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमेंट्स।
क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन द वेरियस डिटरमिनेंट्स। और ये डिटरमिनेंट्स कौन कौन है, ये सारे फैक्टर जो मैं आपको अभी बता रहा था। क्या रिलेशन रहती है हमारी सप्लाई, अगर कमोडिटी एक्स के लिए एस एक्स लिखा है, एस एक्स हमारी कमोडिटी एक्स है, इसकी सप्लाई डिपेंडेंट किस पे होती है, या क्या इस किस किस के वजह से, किस किस के फैक्टर की वजह से हमारी सप्लाई चेंज हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। प्राइस ऑफ कमोडिटी डियर फ्रेंड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डियर फ्रेंड्स, price of related goods, number of firms in the market, goal of firm dear friends, price of factors of production dear friends, technology dear friends, expected future price, government policy। हम इन डिटेल इन डिफरेंट जो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई है इनको पढ़ने वाले हैं। हाउ दीज डिटरमिनेंट्स चेंजेस आवर सप्लाई, वेदर दीज डिटरमिनेंट्स इंक्रीज आवर सप्लाई और डिक्रीज, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किन हालात में ये सप्लाई को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। आइए थोड़ा सा और देख लेते। पहला डिटरमिनेंट किसका, सप्लाई का, किसका, सप्लाई का पहला डिटरमिनेंट, पहला फैक्टर है, कौन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। हम देखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी के साथ सप्लाई में क्या होता है। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो जाता है तो सप्लाई के साथ क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड, विच मीन्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, जब प्राइस बढ़ जाता है सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज, बिकॉज क्योंकि इट मोटिवेट्स द फर्म टू सप्लाई मोर इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट। सादी सी बात है, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा आपके लिए उसे बेचना मार्केट में फ़ायदेमंद हो जाता है, आप उसकी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। तो प्राइस किस तरह से डिटरमाइन करता है सप्लाई को, प्राइस जब बढ़ जाता है सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगी। क्यों होगी, मैंने यहाँ आपको बता दिया है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, राइट फ्रेंड्स। और दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कौन कौन से हमारे रिलेटेड गुड होते हैं। रिलेटेड गुड कौन हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। रिलेटेड गुड हमारा वो हो गया जिसमें से अगर प्राइस में, अगर एक गुड के प्राइस एक्स, गुड एक्स ले लीजिए, हमारा गुड एक्स है, अगर इसमें इसके प्राइस में चेंज आ गई है, क्या आ गई है, गुड एक्स है तो इसके प्राइस में चेंज आ गई है, लेकिन जो हमारा गुड वाई है, गुड वाई है तो इसके डिमांड में चेंज आ जाएगी, सॉरी सप्लाई में, मेरा अभी भी सुई मेरी अभी डिमांड पे ही अटकी हुई है, तो इसके सप्लाई में चेंज आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर गुड एक्स है इसके प्राइस में चेंज आ गई, इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से जो सप्लाई है, सप्लाई अब गुड वाई में चेंज हो जाएगी या इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, रिलेटेड गुड्स में आपको मैं क्या पहले बता रहा था कि अगर प्राइस गुड एक्स की चेंज हो जाती है तो उससे सप्लाई वाई की चेंज हो जाएगी। दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरे डियर फ्रेंड्स होते हैं हमारे कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या हो जाता है जब प्राइस चेंज हो जाती है विद द रिलेटेड गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज हैव द टेंडेंसी ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अनदर गुड ऑफ कमोडिटी, हमेशा। क्यों, इफ द प्राइस ऑफ अनदर गुड इंक्रीजेस, गुड दो गुड्स हैं एक्स और वाई, अगर वाई का प्राइस 10 है, इसका भी प्राइस 10 है, इसका मान के चलिए 9 है, और प्रोड्यूसर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, 10 वाला कर रहा है, सेल कर रहा है, क्यों, इसमें मुनाफा है उसका, ठीक है। अगर अब दूसरे कमोडिटी का, लेकिन ये दोनों रिलेटेड हैं या ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं या कंप्लीमेंट्रीज है। सब्स्टिट्यूट कौन हो गए, जो हम टी एंड कॉफ़ी की एग्जांपल, अगर टी हम कंज्यूम कर रहे हैं, टी हमें नहीं मिलती है तो कॉफ़ी से काम चला सकते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्रीज कौन, जिन्हें हम जॉइंटली डिमांड करते हैं, पेन एंड इंक। अगर हमने पेन लाया है तो इंक हमें चाहिए, बिना इंक के पेन कोई यूज़ का नहीं है, ठीक है। विच मीन्स रिलेटेड गुड अब आपको समझ में आया है कि अगर हमारा गुड एक्स है, इसका प्राइस 10 है, वाई का 9 है, अब मान के चलिए कि इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई फ्रॉम 9 to 11, जब ये सब्स्टिट्यूट गुड हो और ये सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड है, देन प्रोड्यूसर विल फाइंड इट मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस गुड एक्स, क्योंकि इसका प्राइस हो गया है, बाई प्रोड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ एक्स को अब ये कम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अब ये रिलेटिवली इसके लिए लेस प्रॉफिटेबल है, इसमें फ़ायदा इसका कम है और इसमें ज़्यादा है। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए एक सेलर नोटिस कर रहा है दैट द टी जो है, टी का प्राइस
सपोज दैट द सेलर ऑफ अ टी दैट द प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी इंक्रीजेस, ठीक है, एक चाय बेचने वाला नोटिस कर रहा है कि कॉफ़ी की रेट्स बढ़ रही हैं, कॉफ़ी में मुनाफा ज़्यादा है, कॉफ़ी में पैसा ज़्यादा है, वो चाय को बनाना कम करेगा, अपना पैसा डाइवर्ट कहाँ करेगा, यहाँ डाइवर्ट करेगा, यहाँ अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करेगा, वो कॉफ़ी बनाना शुरू करेगा और कॉफ़ी बेचना शुरू करेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में है डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ हमें पॉइंट सेकंड समझ में आया, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सप्लाई ऑल्सो चेंजेस, और ऊपर नीचे कहाँ होती है हमने देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अनदर एंड थर्ड इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट डियर फ्रेंड्स जिससे हमारी सप्लाई चेंज हो जाती है, मान के चलिए कि एक मार्केट में आपके सब्जी बेचने वाले 5 लोग हैं, दीज आर वेजिटेबल वेंडर्स, राइट, ये 5 है। अब अगर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और लोगों को भी लगा कि सब्जी इस मार्केट में बेचना, मार्केट एक्स है ये, इस मार्केट में बेचना सब्जी अब फायदेमंद हो गई है, यहाँ सब्जी की सेल ज़्यादा बढ़ रही है और सब्जी की प्राइस भी बढ़ गई है, और 5 लोग अपनी रेडी लगाएंगे, और 5 लोग अपनी रेडी लगाएंगे। जब अभी तक नंबर ऑफ हमारे सप्लायर्स 5 थे, अब क्योंकि प्राइस बढ़ा, फायदेमंद हो गया सब्जी बेचना, राइट, तो और डियर फ्रेंड्स बंदे आ गए सब्जी बेचने के लिए, अपनी रेडियां लगा दी, और 5, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने हो गए अब 10, तो सप्लायर्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ सप्लायर्स या नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स या सेलर्स इन द मार्केट बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, विच मीन्स हमारी सप्लाई चेंज हो जाती है व्हेन देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज, और व्हेन देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, मार्केट सप्लाई of a commodity depends upon number of firms in the market, ठीक है। Increase in number of firms implies increase in the market supply, and decrease in the number of firms implies decrease in the supply, which means supply changes, your supply changes due to the change in number of firms or suppliers or producers in the market, right। ये और एक डिटरमिनेंट है जिसे हमारी सप्लाई चेंज होती है, और एक डिटरमिनेंट को देख लेते हैं। अनदर डिटरमिनेंट इज द गोल ऑफ फर्म, फर्म का गोल क्या रहने वाला है, उससे भी हमारी सप्लाई जो है वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। कैसे, कुछ फर्म्स के लिए गोल होता है टू इंक्रीज, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपना मुनाफा बढ़ाना। कुछ फर्म्स का गोल होता है टू इंक्रीज सेल्स, प्रॉफिट अगर कम ही आए लेकिन माल निकलना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, उसमें ही मुनाफा ज़्यादा है, ठीक है। 2 तरीके हैं, एक तो अगर कम ही बिके लेकिन ज़्यादा प्राइस पे बिके ताकि वहाँ से प्रॉफिट आए, इनका होता है कि ज़्यादा माल बिके, ठीक है। अगर इफ़ द गोल ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, वो मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे अगर मार्केट प्राइस चेंज हो ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है वो सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये उसके केस में होता है जहाँ फर्मर्स या जो आपके सप्लायर्स हैं उनका मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है। दूसरी तरह हम देखते हैं कि जब जो फर्म है जो चाहती है हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, वो इसी प्राइस पे, अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ही प्राइस है, सेम प्राइस है, प्राइस पहले भी 10 था कमोडिटी का, अभी भी ये 10 है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी बेच रहे हैं इसी प्राइस पे, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल्स बढ़े, उनका उसमें प्रॉफिट अगर कम ही है लेकिन ज़्यादा सेल बढ़ने की वजह से वो अपना प्रॉफिट मीट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। द अनदर इम्पॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डियर फ्रेंड्स प्राइस जो सप्लाई का है वो है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी सप्लाई को चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। पहले देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे हम कहते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं, वो इनपुट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस आवर कमोडिटी। हमारी कोई भी कमोडिटी बनाने के लिए जिन इनपुट्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आपकी प्रोडक्शन थ्योरी आपको बताती है कि वी हैव एक फॉर एग्जांपल गुड एक्स बनाने के लिए
पेन बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत लगती है। एक लगती है हमें लैंड की, जहाँ हम मशीनरी लगाएं। दूसरा लगता है लेबर हमारा, डियर फ्रेंड्स, एन से डिनोट करो, इसे एल से डिनोट करो, ठीक है। और लगता है कैपिटल, डियर फ्रेंड्स, मशीनरी, ठीक है। और लगती है एंटरप्रेन्योरशिप, उसे चलाने के लिए बंदा लगता है जो उसका मालिक हो, या ऑर्गेनाइजेशन लगती है, कैपिटल लगता है, लैंड लगता है, लेबर लगता है। डियर फ्रेंड्स, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इन्हें भी पैसा देना होता है। लैंड को हम रेंट देते हैं एज ए रिवॉर्ड, क्योंकि ये हमने इस्तेमाल की है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, पेन बनाने के लिए, प्रोडक्ट गुड एक्स बनाने के लिए। लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट ले जाता है, अपना रिवार्ड ले जाता है इस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, ये गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। और इन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब होता क्या है, जब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, डियर फ्रेंड्स, प्राइस इंक्रीज होता है, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज होता है, इनको ज़्यादा, अगर इसको रेंट ज़्यादा देना पड़े, इसको लेबर ज़्यादा देना पड़े, इसको कैपिटल को इंटरेस्ट, इसको वेज ज़्यादा देना पड़े, इसको कैपिटल को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़े, डियर फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि जो पैसा एक प्रोडक्ट बनाने में एक सप्लायर को लगता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जो एक गुड बनाने के लिए सप्लायर को, प्रोड्यूसर को पैसे लगते हैं ये गुड बनाने के लिए, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट। और इनको लैंड को जो हम देते हैं रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ये हमारा कॉस्ट में आ जाता है। और अगर यही कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है तो सप्लाई चेंज होती है। कैसे चेंज होती है डियर फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। ये सप्लाई जब चेंज होती है, ये कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब चेंज हो जाते हैं, इनकी कीमतें जब चेंज हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है हमारे सप्लाई के साथ, हम देखते हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, राइट। इफ द फैक्टर प्राइस डिक्रीजेस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, अगर इनका पैसा हम डिक्रीज़ हो गया, खर्चा कम हो गया, इनको हमें कम देना पड़ा, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट बनाने में हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो गया, तब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। विच मीन्स जो कोई प्रोडक्ट एक्स बनाने में हमारा खर्चा लगता है वो भी कम हो जाता है। जब इनको कम देना पड़ा, इनके प्राइसेस कम हो गए, ये महंगे नहीं, ये सस्ते हो रहे हैं, ये सस्ते हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी जो हम बना रहे हैं उसमें भी कम कॉस्ट लगेगा, वो भी थोड़ा बहुत सस्ता होगा, ठीक है। किसके लिए? सप्लायर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, अकॉर्डिंगली। इसी तरह क्या होता है? मोर ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, तब मोर हम सप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि पेन है, इस पे हमारा कॉस्ट जो लगता था वो 10 रुपीज़ लगता था, और मार्केट में हम उसे 12 रुपीज़ पे, डियर फ्रेंड्स, बेचते थे। अब अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए सस्ते हो गए, तो कॉस्ट अब हमारा सिर्फ 9 ही रुपये लगता है प्रोडक्ट बनाने में। अगर हम मार्केट प्राइस अभी भी 12 है तो 12 पे ही बेच रहे हैं, स्टिल इट इज़ प्रॉफिटेबल, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, ठीक है। कन्वर्सली देख लें, इफ़ द प्राइस फैक्टर प्राइस है, जो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं, इनका प्राइस है, अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओबियसली अगर ये हमारे लिए महंगे हो गए तो कोई भी गुड़ बनाने के लिए पैसा ज़्यादा लगेगा, विच मीन्स कॉस्ट हमारा बढ़ेगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। तब क्या होता है? जो सप्लाई है एग्जिस्टिंग प्राइस पे कम की जाती है, ठीक है, कम की जाती है। कैसे? सिंपल एग्जांपल, सेम यही कि कॉस्ट हमारा पहले 10 था पेन का, और ₹12 मार्केट प्राइस आ रहा था। अब जो पेन है इसका प्राइस बढ़ के 11 हो गया, और पैसे हमें वही 12 मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा कम करेंगे इसे सप्लाई करना। क्यों? यहाँ पे हम ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि हमारा मुनाफा 2 रुपये से 3 रुपये बढ़ गया था, यहाँ मुनाफा कम हो गया, इसमें 1 ही रुपये अब मुनाफा आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2 था क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए बढ़ गया, क्योंकि फैक्टर प्राइस बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए हमारे लिए मुनाफा जो है वो भी डिफरेंस कम हो गया, तो हम सप्लाई कम करेंगे, राइट। दिस टू सम अप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उससे भी हमारी सप्लाई चेंज हो जाती है। किस तरह से चेंज हो जाती है? वी हैव डिस्कस्ड दैट हियर। अनदर इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट डियर फ्रेंड्स ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या हो गई? नई कोई मशीनरी आ गई,
नई कोई इनोवेशन आ गई, इनोवेशन हो गई। जैसे हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाथ से लेटर्स लिखते थे, बहुत टाइम लगता था, अब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं डियर फ्रेंड्स। हम कोई मैसेज पहुंचाने के लिए हमें एक बंदे को दिन भर लगाना पड़ता था कि वो जाता था वह गाड़ी में जाए, कहाँ जाए, ख़त पहुंचाए, लेकिन अब हम मोबाइल फ़ोन्स विद इन सेकेंड्स काम करते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बॉटम लाइन क्या है डियर फ्रेंड्स, कि जहाँ पे हम लेबर लगाते थे 10 लोग या 100 लोग, और इनमें पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, और एक तो ये लेबर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सपेंसिव था, ठीक है, कॉस्टली था हमारे लिए, प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस टाइम कंज्यूमिंग था। अब क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, जहाँ 10-100 लोग काम कर सकते थे एक काम, वहाँ एक मशीन आपकी अकेले वो काम करती है। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, इसमें कॉस्ट भी कंपेरेटिवली अगर इन लेबर से कंपेरेट करें कम लगता है। तो इस केस में क्या होता है, जब इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में होती है डियर फ्रेंड्स, जब हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है या टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं कोई भी गुड बनाने के लिए, कोई हमारे जो कॉस्ट्स हैं कम लगते हैं। 100 लेबर लगाए मतलब कॉस्ट बढ़ता है। एक मशीन का ही अब इस्तेमाल किया, कम टाइम में कोई प्रोडक्ट बना तो हमारा कॉस्ट कम हो गया। जब कॉस्ट कम होता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा डियर फ्रेंड्स करते हैं। विच मीन्स जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो सप्लाई चेंज होती है। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, रिड्यूस होगा, तो उससे हम सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा डियर फ्रेंड्स करेंगे। दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई डियर फ्रेंड्स, जो सप्लाई को डिटरमाइन करती हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस डियर फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब कि फ्यूचर में क्या प्राइस एक गुड का रहने वाला है। गुड एक्स है, इसका फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, इसकी सप्लाई प्रेजेंट में चेंज होती है। प्रेजेंट में कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ए प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू राइज इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में एक कमोडिटी एक्स का प्राइस एक प्रोड्यूसर को लगता है कि बढ़ने वाला है, करंट सप्लाई जो उसकी है, करंट सप्लाई वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी ये पेन 10 रुपये पे बेच रहा है, इसको पता है कि आने वाले कम ही टाइम में ये 15 रुपये पे बिकेगा, तो ये अभी इस पर पैसा खर्च नहीं कर रहा है। इसको पता है कि आने वाले टाइम पे मैं इसकी सप्लाई बढ़ाऊंगा, तब मैं 15 में बेचूंगा ये पेन, तो तब मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा, तब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी इसकी सप्लाई कम होती है। कन्वर्सली अगर हम देखें तो अगर आने वाले टाइम में हमें लगता है कि किसी सब प्रोड्यूसर को लगता है कि किसी भी गुड वाई का जो प्राइस है कम होने वाला है, तो जाहिर सी बात है तो वो अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, अभी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि अभी इसको इसमें से मुनाफा आ जाएगा, बाद में जब इसका प्राइस डाउन होगा तो इसकी सप्लाई कम कर देगा। सो बॉटम लाइन ये है कि जो फ्यूचर प्राइस है एक्सपेक्टेड, स्पेकुलेशन जब हम करते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कमोडिटी एक्स का, वाई का, जेड का, कोई भी हो, उसकी सप्लाई उसी हिसाब से हम चेंज करते हैं। इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वी हैव डिस्कस्ड हियर डियर फ्रेंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन, द डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, वो है गारमेंट पॉलिसी। गारमेंट पॉलिसी क्या होती है? या ये बिजनेस ये टैक्स बढ़ाएगा, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी या बिजनेसमैन को सब्सिडी देगी। जब वो टैक्स बढ़ाती है तो तब सप्लाई के साथ क्या होता है, हाउ इट चेंज, इन विच डायरेक्शन इट चेंज। जब सब्सिडी गवर्नमेंट बिजनेसमैन को देती है तो सप्लाई किस डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, सप्लाई चेंज ऑब्वियसली होती है, विच मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी डिटरमेंट है, टैक्स एंड सब्सिडी डिटरमेंट है, विच इम्पैक्ट सप्लाई, विच चेंज सप्लाई, किस डायरेक्शन में जाती है मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए एक प्रोड्यूसर है, ये यही पेन बना रहा है, 10 रुपये में बना रहा है। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया है, कोई भी परसेंट, कुछ परसेंट कर लिए हैं, इससे ये पेन एक प्रोड्यूसर का 10 रुपये में बन रहा है, ये इसे मार्केट में 12 रुपये का बेच रहा है, मुनाफा प्रॉफिट 2 रुपये का, ठीक है। अब ये बिफोर टैक्स था। अब अगर गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा के मान के चलिए, क्योंकि वो टैक्स जब लगता है तो वो प्रोड्यूसर को देना है, तो अब प्रोड्यूसर को ये 10 के बजाय 11 में तैयार हो जाता है। कॉस्ट इसका पहले पेन का 10 था विदाउट टैक्स, अब कॉस्ट इसका विद टैक्स 11 हो गया, लेकिन मार्केट प्राइस तो वही 12 है। अब इसका प्रॉफिट कम हो गया है, ये रह गया है
इक्वल टू 1। इससे पहले इसको 2 रुपये प्रॉफिट आते थे, अब 1 ही रुपया प्रॉफिट आता है इसका, विच मीन्स इसका प्रॉफिट कम हो गया ये कमोडिटी बेचने में, तो ये ऑब्वियसली इसकी सप्लाई कम कर देगा। अब क्या समझ में आ गया, जब टैक्स इंक्रीज होता है आपकी सप्लाई डिक्रीज होती है, राइट। कन्वर्सली केस है सब्सिडीज़ का, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बिजनेसमैन को, तो सब्सिडी से क्या होता है, पेन 10 रुपये का, इस पर इसको टैक्स सब्सिडी दे दी या कुछ रिबेट दे दिया, तो ये कॉस्ट इसको सस्ता, ये पेन इसको सस्ता अब तैयार होगा, ठीक है। और अब अगर सस्ता तैयार होगा, मार्केट प्राइस यहाँ भी 12 था, इसका 2 रुपये का प्रॉफिट आ जाता था, यहाँ इसको अब सस्ते में तैयार हो रहा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसको इस पर रिबेट मिल गया या सब्सिडी मिल गई, तो 12 मार्केट प्राइस अगर वही सेम हम रख लेते हैं तो यहाँ इसका प्रॉफिट 3 रुपये का हो जाता है। प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, तो प्रॉफिट 3 रुपये का हो जाता है, विच मीन्स इन केस ऑफ सब्सिडीज़, अगर सब्सिडी इंक्रीज़ हो जाती है, सब्सिडीज़ फेवर की जाती है बिजनेसमैन को, तो वो सप्लाई इंक्रीज़ कर देता है। ये पॉइंट्स आप याद रख लें। डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, what we have studied till now, we have studied what do we mean by supply, we have studied what is supply schedule, we have studied what do we mean by supply curve, we have studied the important topic, what are the determinants ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट लेक्चर में और एक इम्पॉर्टेंट जो आपका है टॉपिक देखने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू सप्लाई, लेकिन आपके लिए मैं इस लेक्चर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। वो ये है डियर फ्रेंड्स, प्राइस एंड सप्लाई इज़ directly related to each other, ठीक है। डिस्कस और एक्सप्लेन कुछ सेकंड इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इससे सप्लाई जो डेफिनेशन वगैरह वो आप कर पाएंगे, बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इफ़ एनीथिंग मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, तो शायद ये क्वेश्चन होगा, वो है कि what are the different factors which determine supply of a commodity, ठीक है। These are the practice questions. Please do practice. Thank you very much.